Okay, so today we'll be discussing a chapter, Transformation of Ancient Phase. तो हमें अभी इसमें एक्चुअली नो दिस इज नॉट अबाउट हिस्ट्री हिस्ट्री इन द सेंस इसमें कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। इसमें हमको ये देखना है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मेडिवल एंशियंट सोसाइटी मेडिवल सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट हुई। नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटी। तो उसमें बेसिकली देर आर सम changes in the society in terms of techniques used in agriculture or the way things are administered and uh, who wields the power। इन सब चीज़ों के टर्म्स में हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो अब जो सेंट्रल फैक्टर जो था ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट सोसाइटी इनटू मेडिवल सोसाइटी वाज द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो अब बात ये आती है कि ये लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस शुरू ही क्यों हुई, मतलब क्यों कोई किंग अ, अपने पास की ये उसके पोजीशन की जमीनें या उसकी जो जायदाद रहेगी वो ऐसे ही बांट देगा, यानी किंग्स कोई बेवकूफ तो नहीं है यानी। और इसमें एक और चीज ये होती है कि इट इज नॉट द लव फॉर रिलीजन और द रिस्पेक्ट फॉर द प्रीस्ट दैट यू हैव टू गिव अवे योर लैंड। वो मतलब वो कोई ब्राह्मण्स को उसके मेजर बेनिफिशियरीज थे और कई कई एरियाज में बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी थे। तो अब ये जो प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स थी ये तो किंग्स क्यों करते थे, ये एक सवाल उठता है। तो उसका एक मेन रीजन ये है कि दिस वाज बिकॉज ऑफ अ सीरियस क्राइसिस दैट अफेक्टेड द एंशिएंट सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्राइसिस किस फॉर्म में था। अब ये क्राइसिस इस फॉर्म में था कि जो वर्ण डिवाइडेड सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया था बाय अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, और जिसका फर्दर कंसोलिडेशन फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स हुआ। तो एक सीरियस ये जो है वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी जो थी इसमें ऑब्वियसली यू नो दैट इसमें कुछ ग्रुप्स प्रिविलेज्ड रहेंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अंडर प्रिविलेज्ड। तो अब ये जो एक सिचुएशन है ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये टेंशंस क्रिएट नहीं करेगी। मतलब यू कांट इंश्योर दैट देयर वुड बी अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी। तो अब ऐसे केस में हाउ विल यू कंट्रोल हाउ विल यू कंट्रोल द रिबेलियंस। और ये तो उसके उसमें ये प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट जो है वो काफी हैंडी आई। उसमें हैंडी आई इन द सेंस ऐसा था कि इसमें किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो खत्म हो जाती थी और दूसरा किंग को अ, अपना ये भी नहीं उसका उसका नाम भी कहीं नहीं आएगा एंड बाकी की चीजें स्मूथली चलेंगी। तो आई एक्सप्लेन हाउ। नाउ वंस लैंड इज ग्रांटेड, तो अब लैंड ग्रांट होता है यानी वो तुम उसको वैसे मत समझो कि यहाँ छोटे छोटे जैसे अभी प्लॉट्स रहते हैं वैसे प्लॉट्स ग्रांट होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब देयर वाज इट वाज अ सब्सटेंशियल एरिया व्हिच वाज ग्रांटेड। तो अब उसकी वजह से क्या होता था कि उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो भी उसके अंडर में आ जाते थे जिसको लैंड ग्रांट की गई। अब वो लैंड ग्रांट करने की वजह से वहाँ के लोगों की वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो जिसके कंट्रोल में आए उनको संभालना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, सो इफ देर इज सब्सटेंशियल शूद्र पॉपुलेशन तो उनको इनफैक्ट आउटराइट पावर्स उसकी भी दी थी काय की जस्टिस डिलीवर करने की। ओके, नाउ जस्टिस डिलीवरी की जो पावर दे दी तो इसका मतलब हो गया कि तुमने ऑलमोस्ट उसको किंग जैसा बना दिया वहां पर। सो मोस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स वर गिवन। नाउ इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ धर्मशास्त्रास। तो इससे किंग का बर्डन कम हो जाता था और किंग को अपनी आर्मी भी वहां पे डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं थी। तो वहां पर मेजोरिटी ऑफ ये काम जो होता था वो ये आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन से होता था। सो यू वुड प्रमोट अ वर्ण बेस्ड सोसाइटी इन विच देयर वुड बी द रूल्स ऑफ गवर्नेंस, और फिर उसमें तुम ये सारे जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स है उसमें वो भी उसमें डाल दोगे, यानी जैसे व्हाट वुड बी द गोल्स ऑफ लाइफ,
अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो तुमको फाइनल मोक्ष प्राप्ति अगर करनी है तो तुमको अपनी ड्यूटीज इस जन्म में सिस्टमेटिकली और ईमानदारी से निभानी है। तो फिर वो जो ड्यूटीज तुम निभाओगे वो किस बेसिस पे डिसाइड होंगी, तो वो डिसाइड होंगी वर्ण व्यवस्था के बेसिस पे। एंड इन दिस वे द फंक्शनिंग of this granted lands worked। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट ये होता था कि since many areas were granted for as land grants, so a lot of areas was brought under cultivation also। अब कल्टीवेशन में कैसे आई, क्योंकि अब जैसे किसी को मिला उसमें आधा पार्ट लैंड है आधा जंगल है, तो ऑब्वियसली जंगल्स की कटाई करके वहां पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस शुरू की। अभी भी इंडिया का फॉरेस्ट कवर अराउंड 33% है इंडिया के लैंड का, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि अभी तो कई सारी जगह क्लियर हुई है। अगर गेंजेटिक प्लेन्स का एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे इंडिया में जंगल ही जंगल थे। सो these jungles were cleared and land was made clear for cultivation। तो मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, और जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी को टैक्स भी मिलता था। अब कई जगह कई प्रैक्टिस लैंड ग्रांट्स की जो प्रैक्टिस थी वो विदाउट टैक्स फ्री थी, लेकिन इट वाज नॉट द केस ऑलवेज। So only later on, even during Satavahanas etc., tax-free land grants were given only for temple building activities or monasteries, Buddhist monasteries यहाँ पर होंगी, या उसके लिए टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स होती थी। बट जो ब्राह्मण प्रीस्ट को जो लैंड ग्रांट्स होती थी वो टोटली टैक्स फ्री नहीं रहती थी। देयर वर टैक्स, देयर वुड बी अ टैक्स, और फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में उस एरिया के लोगों को संभालना। तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन यूज होता था। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक बेनिफिट दूसरा ये हुआ इन अदर सेंस दैट the Vedic religion got further spread now because of this practice of land grants. More and more people were brought under the in the mainstream society. Now many tribal groups were also brought in the mainstream society, and eventually they were adopted, co-opted into the Vedic culture or Vedic religion. So this also helped in the spread of Hinduism. Now, of course, that was not the intention of the kings to do so। यानी हिंदुइज्म स्प्रेड करना किसी किंग का इंटेंशन नहीं होगा, इवन दो कई किंग्स ने वैदिक सैक्रिफाइसेस और ये सब किया, लेकिन उसको स्प्रेड करना ये इंटेंशन नहीं था किंग का। ये उसका एक इनएडवर्टेंट ऑफशूट बोल सकते हैं, यानी उसका एक स्पिन ऑफ, वी कैन कॉल इट अ स्पिन ऑफ, कि more and more people also came under the garb of this brahminical religion। ठीक है, ओके, एंड फिर वही था कि इसमें अगर कोई बगावत के सुर किसी ग्रुप में दिखे और किसमें, तो सो द रिकैल्सिट्रेंट पेजेंट्स और पीपल वुड बी डेल्ट ऑन द स्पॉट। ठीक है, बिकॉज इवन जुडिशियल पावर्स वर गिवन टू दिस प्रीस्ट। तो इससे किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती थी, किंग के टैक्सेशन में इजाफा होता था, और ब्राह्मण्स के लिए एक उसमें ये था कि उसका उनके उस रिलीजन का स्प्रेड इंडिया में हो रहा था। So these were some of the reasons why this practice of land grants was made in the first place। but उसका एक दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इवेंचुअली जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती थी तो दिस एरियाज यूज्ड टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, एंड दे वर्कड और they basically ran their areas like their own kingdoms। ओके, तो और फिर उन्हीं में से कुछ फ्यूडल, अब ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, इन्हीं में से कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जो अपने किंग अपने एरियाज को एम्पायर्स में कन्वर्ट करते थे। अब जैसे हमने देखा नाउ हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच एग्जांपल्स, हमने अभी तक भी देखा सब ऐसे ही हुआ है। जैसे कि कुशन्स के गुप्तास कुशन्स के फ्यूडेटरीज थे। अब पुष्यभूति डायनेस्टी जो जिसका हर्षवर्धन था वो गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे। फिर इधर सतवाहनास भी मौर्यन एम्पायर के फ्यूडेटरीज थे, उनके फ्यूडेटरीज थे चालुक्यास, चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे राष्ट्रकूटास। ठीक है, एक जमाने में फिर साउथ इंडिया में का अगर तुम देखो तो इनिशियली पल्लवास भी चोलास के ही फ्यूडेटरीज थे। ओके, एंड देन इन लोगों ने अपने अपने किंगडम्स बना के अपने एम्पायर्स उसको एम्पायर्स में कन्वर्ट किया। तो बट दिस फ्यूडल सिस्टम बेसिकली
rendered Indian society so weak at a point of time that virtually there was no one to defend the country when Islamic invasion started. इनफैक्ट नॉर्मल भी अगर कुछ किंग्स और डायनेस्टीज होती यहाँ पर, अब जैसे गुर्जर प्रतिहार्स ने 2 सेंचुरीज तक तो इस्लामिक इन्वेजन्स को रोका, लेकिन उसके बाद पूरी इंडियन सोसाइटी जो थी वो इतनी ज्यादा स्कैटर्ड और स्प्लिंटर्ड एंड वीक हो गई थी पॉलिटिकली कि इट वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक, कोई भी यहाँ पे आए और यहाँ पे लूटपाट करके चला जाए, इट वाज लाइक दैट, देयर वाज नो किंग, नो ह्यूज एम्पायर, नो पावरफुल डायनेस्टीज। साउथ इंडिया में फिर भी थी कुछ, क्योंकि चोलास और ये विजयनगर एम्पायर और ये सब ये बाद में आ गए थे, लेकिन इनका फिर नॉर्थ इंडिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, नॉर्थ इंडिया वाज ऑलमोस्ट फ्री। तो इस्लामिक इन्वेजन्स एंड दिस पेव्ड वे फॉर इस्लामिक इन्वेजन्स इन इंडिया। ओके, तो अब एक और इसमें एक रीजन था, उसके 2-3 जैसे इसका एक इकोनॉमिक रीजन था कि economic reasons in the sense that uh, after 4th century AD, basically foreign trade had also come to an end in India. And जो foreign trade जो इंडिया में खत्म हो गया था, तो उसकी वजह से there was a paucity of coins and etc. So this also forced the kings to make payments to their generals and with other high-ranking officers uh, in the form of land grants. So the payments for these high-ranking officers were given in the form of land grants. तो land grant यानी उनको उसका सिस्टम कैसे रहता था, इट वाज नॉट लाइक हर महीने तुमको लैंड ग्रांट मिलेंगे जैसे हर महीने सैलरी मिलती है, वैसा नहीं। यू विल बी अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड, उसमें से जो कमाना है तुम कमाते बैठो, इट वाज लाइक दैट। So now when economy goes down, now we have already seen that Gupta dynasty onwards, there was a paucity of coins, and this also only shows that there was a decline in trade and commerce, and moreover there was also a रूरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। रूरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब अर्बनाइजेशन का अपोजिट। अर्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि देर आर ह्यूज माइग्रेशंस फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, और रूरलाइजेशन का मतलब होता है अर्बन एरियाज से वापस लोग गांव में जाने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये फिनोमिना होता है तो दिस शोज अ बैड हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। जब अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन होते हैं, जब अर्बन सेंटर्स फ्लरिश होते हैं, तो दिस शोज अ गुड स्टेट ऑफ इकोनॉमी। सो अभी भी तुम अगर देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस लिव इन अर्बन एरियाज, वेरी a very small proportion of population lives in rural areas in any developed country, be it USA, Britain, France, Russia, Germany, anywhere, Japan। तो वो एक बेसिकली बेंचमार्क भी होता है कि उस देश में कितनी समृद्धि है। तो अभी जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, ऑलमोस्ट 65 to 70% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल है, and only 30% is urbanized. So this only shows that Indian economy is doing extremely badly, poorly. In terms of GDP, ठीक है, कौन सी रैंक पे तुम आ गए, टॉप 3, 4 में, 5 में, जो भी है, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर उसका स्केल ही इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे कंज्यूमर्स है, तो ढेर सारा प्रोडक्शन होगा गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। तो उस वजह से तुम्हारी जीडीपी की इसमें तुम आ सकते हो, लेकिन अदरवाइज पर कैपिटा इनकम में तुम देखो, वहाँ तुम, वी आर वेरी, in fact our India's rank is less than Pakistan also। So um, what I was trying to tell you is कि urbanized society एक flourishing economy का indicator होता है। तो this ruralization also started, and since now more and more people were available in rural areas, so now they could be उनको control करना और उनको utilize करना productive work में वो इजी हो गया प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स की वजह से। अदरवाइज कोई किंग, कोई ये थोड़ी किंग बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपने एम्पायर की फ्री में लैंड ग्रांट्स करता बैठेगा, तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे, एंड फिर बट अल्टीमेटली दैट लेड टू द ट्रांजिशन टू फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, अब इसमें फिर बाकी के भी इस फील्ड्स में ढेर सारे चेंजेस आए। इट वाज नॉट ओनली अबाउट it was not only about giving land grants and the increase in agriculture, etc. Okay, so now there were changes in the Varna system itself. Okay,
अब जैसे एक ट्रेड डिक्लाइन का मैं एक चीज बताना भूल गया। सो इट वाज, जैसे पहले कैसा रहता था कि ये जो ह्यूनसांग ने इनफैक्ट ये अपने अकाउंट में नोट भी किया है अपने बुक में कि यहाँ इंडिया वाज अ मेजर हब ऑफ सिल्क ट्रेड। तो चाइना में जो मेजर में जो बहुत प्रोडक्शन होता था सिल्क ट्रेड का, वो इंडिया के थ्रू रूट होके रोमन एम्पायर तक जाता था। बट लेटर ऑन द रोमन somehow learned the art of producing silk on their own। और फिर जैसे ही उन्होंने ये खुद से सीख लिया, तो दे डिड नॉट रिक्वायर अ मीडिएटर लाइक इंडिया। ओके, सो अब चूंकि वो प्रोडक्शन भी खुद ही कर रहे थे, तो वो सिल्क ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से बहुत सारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड से जो रेवेन्यू इंडिया में आता था वो सारा बंद हो गया। और वो जैसे ही बंद हुआ, तो तुम्हारा इकोनॉमी पे उसका डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट आया, एंड दैट इकोनॉमिक इफेक्ट इवेंचुअली लेड टू इफेक्ट्स इन द पॉलिटिकल स्फीयर। And then the practice of land grants, it increased, it got enhanced. Now there were some changes in the Varna system as well। तो वो कैसे थी? अ, हम्म, तो वो ऐसे थी कि नो इकोनॉमिक rights of a person were also determined by the Varna to which he or she belonged। So अब ये कैसे इकोनॉमिक राइट्स आने किस सेंस में? अम, यानी तुम किस वर्ण से हो, तो उस प्रोपोर्शन में ही तुम अपने पास पोजेशंस रख सकते हो। सो बी इट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और इवन द वे यू सेलिब्रेट योर मैरिज, और या तुम वेल्दी नहीं बन सकते। ओके, वर्ण सिस्टम में बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम अ लोअर वर्ण देन तुम वेल्दी नहीं बन सकते। इवन तुम्हारे हाउसेस के जो साइज होंगे वो भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से होंगे। तो तुम्हारे पास भले ही जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ बड़ा घर बना सकते हो, वो भी वर्ण से ये होगा। एंड फिर ये एक और पीरियड था जिसमें स्पेशली 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, एक्चुअली प्रोसेस गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स ही शुरू हो गया था, लेकिन 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ इन द सेंस दैट टू मेनी कास्ट वर क्रिएटेड, mixed caste, thousands of mixed castes were produced, uh, and now these castes were produced because of the mixture of Vaishya women with men of lower caste, and एंड जो ये जो ढेर सारी कास्ट क्रिएट हुई, ये अपने आप में एंडोगैमस ग्रुप्स बन गए, और ये एंडोगैमस ग्रुप्स बने और वो आज तक चले आ रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस कास्ट सिस्टम proliferates, even remains intact even today। Okay, now in the field of cultural developments were also there। जैसे नाउ ये एक पीरियड, यही वो पीरियड था जब एंशिएंट इंडियन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, तब ढेर सारा लिटरेचर कंपाइल हुआ। अब स्पेशली कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात एरियाज में जैन बुक्स, जैन लिटरेचर बहुत फेमस हुआ, फेमस है ना, कंपाइल बहुत हुआ। कर्नाटक में आई टोल्ड यू that the Gangas were Jains, Gangas and Kadambas were Jains। और एक और किंग था जिसने जैनिज्म एम्ब्रेस किया था, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, एक था, हाँ ये अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूटा किंग था। he also had embraced Jainism, and since he ruled for almost 63 years, तो he was also philosopher king, और जिसका लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो उसने उसकी वजह से जैन लिटरेचर को काफी एनरिचमेंट मिला साउथ इंडिया में। फिर संस्कृत ऑल्सो, संस्कृत लिटरेचर का भी ढेर सारा कंपाइलेशन इसी टाइम पे हुआ। एंड यही वो टाइम है 7th-8th सेंचुरी ऑनवर्ड जब अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप होनी शुरू हुई। तो जैसे इधर साउथ इंडिया में फिर मलयालम, तमिल और तेलुगु ये सारी हुई। तो महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज भी तभी डेवलप होनी शुरू हुई। फिर गुजराती एंड राजस्थानी लैंग्वेजेस गॉट सेपरेटेड,
वहाँ नई लैंग्वेज आई। तो ऐसे करते करते यहाँ पर ढेर सारे लैंग्वेजेस आई। एंड ये एक और ये वो भी पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो पीरियड है वो पीरियड भी है जब स्कल्पचर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टेम्पल्स की बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ी। तो ऑल द स्टोन टेम्पल्स एंड मेनी ब्रॉन्ज स्टैचूज और जिनमें से कुछ के बारे में हमने अभी बात भी की है, ये सब उसी पीरियड में ज़्यादातर हुआ। फिर देर वॉज ऑल्सो सम cults that emerged in ancient India in this transformational phase, and they were related to uh, जैसे भक्ति और तांत्रिसिज्म। अब वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी में इन्होंने ये जो डीटीज होती है, यानी जो भगवान होते हैं, इनको भी हायरार्की में डाल दिया। यानी जैसे कि देवर गिवन अनइक्वल रैंक, जैसे कि विष्णु, शिवा एंड दुर्गा अपीयर टू बी सुप्रीम डीटीज, ठीक है। एंड विष्णु, शिवा, दुर्गा। अब यहाँ पर ब्रह्मा का रोल खत्म हो गया था, वैसे भी अभी ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है इंडिया में, एक ही मंदिर है राजस्थान में, पुष्कर में। सो द सो कॉल्ड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स, उसकी यहाँ पे अभी कोई पूजा नहीं होती। सो प्राइम इंपॉर्टेंस वाज एट्रीब्यूटेड टू विष्णु, शिवा एंड दुर्गा, and they were the supreme deities presiding over many other gods and goddesses, and who were placed in lower positions as retainers or attendants। तो इनके जैसे मंदिर भी होंगे, तो एक मंदिर में मेन डीटी होगी, सपोज विष्णु की होगा, तो उसके छोटे छोटे दूसरे मूर्तियां रहेंगी बगल में। तो दे आर बेसिकली, वहां छोटी क्यों है, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट है, वो इसकी सबॉर्डिनेट है। ओके। Then there was of course a practice of worshipping Brahma, Ganpati, Vishnu, Shakti and Shiva। तो इनको पांच, ब्रह्मा को पंचदेव जो सिस्टम होता है, पांच देवों का सिस्टम, तो उनका भी उनकी शुरुआत भी इसी पीरियड में हुई। सो ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति एंड शिवा, ये पांच भगवान थे, गॉड्स एंड गॉडेसेस थे, देवी देवता जिनकी पूजा होती थी। एंड उसमें भी चीफ गॉड वाज शिवा, और उसके साथ टेम्पल में दूसरी कोई छोटी मोटी डीटी और अटैच हो जाती थी। नाउ द वैदिक गॉड्स जो थे, इफ यू रिमेंबर, वैदिक गॉड्स इंद्र, वरुण, यमा, नाउ दे वर रिड्यूस्ड टू लोकपाल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स। तो इनका ऐसी मंदिर के बाहर कोई इंद्र का, की मंदिर के गेट के बाहर इंद्र की छोटी सी मूर्ति रहेगी। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो ऋग्वेदिक टाइम पे जो सुप्रीम गॉड था, उसका काफी डिमोशन हो चुका था 7th सेंचुरी एडी तक, ठीक है, 7th 8th सेंचुरी एडी तक। एंड फिर इसके अलावा एक ये जो जो भक्ति कल्ट शुरू है, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म, तो इसका इफेक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म पे भी आया। एंड बुद्धिस्ट और इनमें भी मतलब डिविनिटीज और इनको उसी इसमें अरेंज करने लगे, जैसे बुद्धा की सुप्रीम मूर्ति होगी, फिर बाकी दूसरे मॉन्क्स की रहेगी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देन bhakti cult further spread, and bhakti meant people made all kinds of offerings to the gods, in return of which they received prasad or the favor of God। Now it meant that devotees completely surrendered to the god। अच्छा, उसके अलावा तांत्रिसिज्म एक और चीज आई। अब तांत्रिसिज्म गॉट मोर पॉपुलैरिटी देन भक्तिज्म, उसका बिकॉज ऑफ द उसका मेन रीजन था कि it also allowed, it was open to everyone, it was open to shudras, it was open to women, so women and shudras were openly admitted into this tantricism cults। now tantricism में सारे basically it arose as a result of the large scale admission of aboriginal people। aboriginal people मतलब जो ओरिजिनल इंडियन है, यानी जो रूरल एरियाज के या ट्राइबल है ना, उनका जब से ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एडमिशन होना शुरू हुआ, तो तब से ये तांत्रिक
कल्चर आना शुरू हुआ. So even Brahmanas adopted many of the tribal rituals, charms, and symbols, and which started to be uh, officially compiled. Okay. Um Now, in course of time, these were distorted by the Brahmins and priests to serve the interests of the rich patrons. तो फिर तांत्रिसिज्म का जो पेनिट्रेशन था वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म हर इसमें हुआ. एंड इफ यू रिमेम्बर, एक बुद्धिज्म की जो लास्ट स्कूल थी जो 7th 8th सेंचुरी में आई, हमने किया था ना, हीनयान है, महायान है, और कौन सा है, एक और सेक्ट था बुद्धिज्म का. यस, वेरी गुड. इट वाज कॉल्ड वज्रानिज्म. तो वज्रनिज्म का जो सेक्ट था बुद्धिज्म का, उसमें भी ये तांत्रिसिज्म का इम्पैक्ट आया. तो उसकी वजह से बेसिकली बुद्धिज्म में वो इम्पैक्ट आया. इसकी वजह से एक पूरा बुद्धिज्म में भी एक नया सेक्ट बन गया, वज्रनिज्म. ओके, वज्रयान बुद्धिज्म. तो वज्रयान बुद्धिज्म जो था वो बुद्धिज्म का एक लास्ट नेल इन द कॉफिन था, ऐसा बोल सकते हो. कि उसमें उसमें जब तुम बुद्धिज्म जैसे रिलीजन में भी जब झाड़ फूक और ये सारी चीजें आने लगी, चार्म्स, स्पेल्स और मंत्र उच्चार, तो वो बुद्धिज्म का ओरिजिनल प्योरिटी और वो तो सब खत्म ही हो गया. बुद्धा को तुम मैजिकल पावर्स के साथ एसोसिएट करने लग गए. ओके, देन द बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर रिसीविंग जनरस डोनेशंस, और ये सारी चीजों की वजह से बुद्धिज्म पूरा ही करप्ट हो गया. एंड महिपाल ने बुद्धिज्म को रिवाइव किया था नॉर्थ इंडिया में, जो एक पाला किंग था. फिर उसके बाद जब से इस्लामिक अटैक्स होने शुरू हुए, तो द मेन टारगेट्स फॉर द बुद्धिस्ट, और उसमें फिर उनका बहुत परसिक्यूशन होता था. तो उन लोग फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाइना वगैरह में ये सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स चले गए. तो एंड मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एक्सेट्रा वर आल्सो डिस्ट्रॉयड. एंड एनीवेज द ओरिजिनल प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नॉट सर्वाइविंग एनीमोर. ठीक है. तो so this was about the various aspects of the transformational phase of ancient Indian society. तो जिसमें हमने जैसे इसमें क्या क्या कवर किया, हमने देखा कि अग्रेरियन चेंजेस क्या थे, देन न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे आई, हमने डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन के बारे में देखा, देन चेंजेस इन द वर्ण सिस्टम के बारे में देखा. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट्स that took place during this period, and apart from that the rise of bhaktism and tantricism. ठीक है. So tantricism got even more popularity than the bhaktism, because it admitted the it because the common people could get admitted in this. And the best part was that even women were allowed in these cults. या तो इससे रिलेटेड जो भी रिचुअल्स और ये सब होंगे, तो सिंस वुमेन एंड शूद्रास वर आल्सो अलाउड इन इनटू दिस, सो इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इट बिकेम वेरी पॉपुलर. और जब ये इतना पॉपुलर होने लगा, तो ऑब्वियसली उसको जो इस्टेब्लिश्ड रिलीजन्स थे या कल्ट्स थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट करना चालू कर दिया. तो वही फिर वो शैविज्म में भी आया, वैष्णविज्म में भी आया, शक्तिज्म में आया. अपार्ट फ्रॉम दैट वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी पेनिट्रेट किया. अब उसकी वजह से जैनिज्म तो उतना ज्यादा करप्ट नहीं हुआ, वैसे भी जैनिज्म ट्रेडिंग कम्युनिटी में कन्फाइन होना शुरू हो गया था. लेकिन जो बुद्धिज्म था बचा कुचा, वो पूरी तरह से इस तांत्रिक कल्ट की वजह से करप्ट हो गया, एंड फाइनली कंट्री से गायब हो गया by 12th century AD. Okay, so this was about the introduction of transformation of ancient Indian phase. Okay.